हेलो स्टूडेंट, हम यहाँ पर हिंदी मीडियम का चैप्टर नंबर 1 विद्युत क्षेत्र के बारे में डिस्कशन करते हुए आ रहे हैं और इस डिस्कशन को इस क्लास में हम आगे की तरफ बढ़ाएंगे। लेकिन बढ़ाने से पहले मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि लॉकडाउन के ड्यूरेशन में और लॉकडाउन के बाद भी आपको इसमें लगातार क्लासेज मिलती रहेंगी। और ऑनलाइन क्लासेज का सबसे बड़ा प्रॉफिट ये होता है कि अगर कोई स्टूडेंट मेरे से पढ़ भी रहा है लेकिन सपोज करो कि उसको बाद में किसी कंटेंट में प्रॉब्लम आती है तो उस क्लास को वो रिपीट करके भी देख सकता है, तो यानी अपने आप उसमें आप रिवीजन भी कर सकते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट इसमें ये होता है। चलो, अभी तक मैंने आपको इस चैप्टर में स्थिर विद्युतिकी की परिभाषा, आवेश की परिभाषा, आवेश के उत्पन्न होने का कारण, आवेश के प्रकार, आवेश के आधार पर पदार्थ के प्रकार और आवेश के मात्रक और उसके अलावा एक कूलम की परिभाषा, इन सब के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा आता है वो आता है आवेशन की विधियां, यानी हम किसी भी वस्तु को कितनी विधियों के द्वारा कितने प्रकार से आवेशित कर सकते हैं। तो हम 3 प्रकार की विधियों की बात करेंगे। एक हो जाएगा घर्षण द्वारा आवेशन, एक हो जाएगा प्रेरण द्वारा आवेशन और एक हो जाएगा चालन द्वारा आवेशन। तो कितनी विधियां अपन लोग बात कर रहे हैं? 3। कौन कौन सी? घर्षण द्वारा आवेशन, दूसरा होगा प्रेरण द्वारा आवेशन और तीसरा होगा चालन द्वारा आवेशन। अब सबसे पहले हम जो डिस्कशन करेंगे इस टॉपिक में या इस क्लास में वो होगा घर्षण द्वारा आवेशन। अब जरा हम घर्षण द्वारा आवेशन को समझते हैं और समझने का तरीका हमारा बिल्कुल सिंपल सा रहेगा। हम चीज को रटेंगे नहीं, हम उसके नाम से समझने की ट्राई करेंगे कि भाई ये घर्षण द्वारा आवेशन क्या हो सकता है, कौन कौन से कंसेप्ट आ सकते हैं, किन कंसेप्ट के बेसिस पर मैं कहूंगा कि भाई यहाँ घर्षण द्वारा हम पदार्थ को आवेशित कर रहे हैं। हम सब चीजों के बारे में अपने थोड़ा समझें और जब ऐसा हो जाएगा फिर डिटेल में स्टडी कर लेंगे कि भाई घर्षण द्वारा आवेशन क्या हुआ। चलो देखते हैं। आवेशन, आवेशन यानी कोई वस्तु आवेशित हो रही है और आवेशित वस्तु कैसे होती है? इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से। यानी यहाँ सिंपल सा कंसेप्ट हमारे सामने आ गया कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण आवश्यक है और इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण आवश्यक है। इसका मतलब क्या है कि भैया एक से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने चाहिए तभी तो स्थानांतरण होगा। एक से दूसरे में जाएगा तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना पड़ेगा और इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए क्या चाहिए जरा सोचते हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं जैसे किसी पदार्थ की बात करें तो परमाणु से मिलकर बना होता है। परमाणु का एक धनावेशित केंद्र होता है जिसको हम नाभिक कहते हैं और नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो स्थायी वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण बल कम होता जाता है और जो बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक से अल्प आकर्षण बल के द्वारा जुड़ा रहता है। तो अगर हम इसको ऊर्जा प्रदान कर दें तो ऊर्जा को ग्रहण करके इलेक्ट्रॉन परमाणु से बाहर निकल जाता है। जब परमाणु से बाहर निकल जाता है तो उसको मुक्त इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा। अच्छा, अब जरा हम यहाँ पर बात करना चाहते हैं। इसका मतलब ये निकला कि अगर आप इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण करना चाहते हैं तो आपको इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना पड़ेगा और जब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना पड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आपको ऊर्जा की आवश्यकता होगी। बिना ऊर्जा के तो ऐसा संभव हो नहीं सकता। अब ऊर्जा किस प्रोसेस के माध्यम से मिलेगी अपने को? घर्षण के द्वारा। अब घर्षण से ऊर्जा कैसे मिलती है वो सोचते हैं। तो देखो, जैसे ये दोनों हाथ हैं, इन दोनों हाथों को हम रगड़ना स्टार्ट करते हैं। जैसे जैसे हम इन हाथों को रगड़ते जाएंगे आप देखेंगे कि हाथ गर्म होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब ये गर्म हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि यहाँ तापीय ऊर्जा प्राप्त हो रही है, ऊष्मा ऊर्जा प्राप्त हो रही है। ऊष्मा ऊर्जा कहां से प्राप्त हो रही है कि भाई ये जो घर्षण है ना, इससे जो ऊर्जा की हानि होती है वो ऊष्मा के रूप में परिवर्तित हो जाती है। यानी इसका मतलब ये निकला कि घर्षण से ऊर्जा मिलती है और घर्षण के लिए हमको करना क्या पड़ता है? 2 वस्तुओं को रगड़ना पड़ता है। सिंपल। घर्षण से ऊर्जा तो मिलेगी लेकिन घर्षण के लिए आप लोग क्या करेंगे? 2 वस्तुओं को रगड़ेंगे तब आपको ऊर्जा मिल पाएगी। तो इसका मतलब ये निकला कि अगर मैं 2 वस्तुओं को रगड़ूंगा तो उनके मध्य क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। स्थानांतरण का मतलब यह है एक वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागेगी और दूसरी वस्तु उस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगी। एक क्या करेगी? त्यागेगी और दूसरी क्या करेगी? ग्रहण करेगी। इसको स्थानांतरण कहेंगे। अब जो त्यागेगी उस पर कौन सा आवेश आएगा? धनात्मक आवेश। जो ग्रहण करेगी उस पर कौन सा आवेश आएगा? ऋणात्मक। सिंपल सा है। जो इलेक्ट्रॉन त्यागेगी उस पर धनात्मक आवेश और जो ग्रहण करेगी उस पर ऋणात्मक। लेकिन अब एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आया कि भाई जैसे मैंने अपने दोनों हाथों को रगड़ा तो मैंने जब अपने दोनों हाथों को रगड़ा तो मेरे दोनों ही हाथ गर्म हो गए
तो इसका मतलब अगर मैं दो वस्तुओं को रगड़ूंगा तो उस कंडीशन में दोनों के इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा मिलेगी, और दोनों के इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा मिलेगी तो दोनों के इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने होने चाहिए। लेकिन यहाँ कह क्या रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन त्यागती है और दूसरे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, यानी एक से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु में चला जाता है। ये देखो भाई, एक ने त्यागा दूसरे ने ग्रहण किया, इसका मतलब एक से इलेक्ट्रॉन कहां चला गया, दूसरी वस्तु में चला गया। तो इसका मतलब क्या निकला कि इस स्थानांतरण की हम जो बात कर रहे हैं उस स्थानांतरण के लिए घर्षण के साथ साथ कोई एक फैक्टर और रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए जो ये निर्धारित करेगा कि कौन सी वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागेगी और कौन सी वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी। इसके थोड़ा सा हम सोचते हैं, आप सभी लोग जानते हैं प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है। अब जैसे मैं आपसे बात करूं कि भाई कोई आयरन का परमाणु है, कोई कॉपर का है, कोई स्कैंडियम का है, कोई अन्य किसी का है, तो सबके परमाणु का केंद्र नाभिक होता है। सबके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके नाभिकों के आकर्षण बल से बंधे रहते हैं। यानी जिंक का जो परमाणु का नाभिक है वो अपने इलेक्ट्रॉनों पे आकर्षण बल लगाएगा, कॉपर परमाणु का नाभिक अपने इलेक्ट्रॉनों पे आकर्षण बल लगाएगा, स्कैंडियम परमाणु का नाभिक अपने इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण बल लगाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आता है वो ये आता है कि भाई जितने भी परमाणु हैं क्या वो सभी अपने अपने इलेक्ट्रॉनों पर समान आकर्षण बल लगा रहे हैं? यानी जितना कॉपर का लगा रहा है उतना ही आयरन वाला लगा रहा है, उतना ही स्कैंडियम वाला लगा रहा है, इतना ही सोडियम वाला लगा रहा है। तो ये तो पॉसिबल नहीं। तो किसी का नाभिक अधिक आकर्षण बल लगाएगा और किसी का नाभिक कम लगाएगा। अब जैसे मैं आपसे कहता हूं कि भाई मेरे पास दो वस्तु हैं, एक वस्तु ए है और दूसरी वस्तु बी है। ए वस्तु का जो नाभिक है वो अपने इलेक्ट्रॉनों पर 10 न्यूटन का आकर्षण बल लगा रहा है, और जो बी वस्तु का नाभिक है वो अपने इलेक्ट्रॉनों पर 25 न्यूटन का आकर्षण बल लगा रहा है। रिपीट कर रहा हूं, जो वस्तु ए का नाभिक है वो कितने का लगा रहा है, 10 न्यूटन का। जो वस्तु बी का नाभिक है वो कितने का लगा रहा है, 25 न्यूटन का। ए ने 10 का लगाया, बी ने 25 का। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं अपने आप से कि भाई अब हम क्या करेंगे, इन दोनों वस्तुओं को रगड़ेंगे। तो जब इन दोनों वस्तुओं को रगड़ेंगे तो दोनों के इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा प्राप्त होने लगेगी। तो बताओ दोनों में से पहले इलेक्ट्रॉन कौन त्याग देगा? अब इतना तो सबको दिख रहा है, जिसके नाभिक का आकर्षण बल कम होगा वो तो इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, और जब ये त्यागेगा तो ग्रहण कौन करेगा, बी ग्रहण करेगा। तो इसका मतलब ये निकला इस केस में ए के नाभिक अपने इलेक्ट्रॉनों पे कम आकर्षण बल लगा रहा है और बी का ज्यादा लगा रहा है। तो ए तो क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, और बी इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, ग्रहण कर लेगा। तो ए इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, बी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। जिसके नाभिक का आकर्षण बल कम है वो त्याग देगा, और जिसके नाभिक का आकर्षण बल ज्यादा है वो क्या कर लेगा, ग्रहण कर लेगा। सभी के समझ में आ गया? ये त्याग रहा है और ये क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। तो इन दोनों के मध्य इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो गया। अब ये त्याग रहा है तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, और ये ग्रहण कर रहा है तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। यानी ये धनावेशित और ये कैसा हो जाएगा, ऋणावेशित। बहुत सिंपल है। तो इसका मतलब ये निकला कि घर्षण के साथ साथ जो अदर फैक्टर रेस्पॉन्सिबल है वो है यहाँ इस के नाभिक का आकर्षण बल। तो ये कंप्लीट लैंग्वेज यदि हम सेटअप करें, पहले तो हमने सब कुछ यहाँ से ही समझा, दिमाग को ज्यादा लगाया, अब इसकी लैंग्वेज हम सेटअप करते हैं। तो लैंग्वेज क्या आएगी कि दो उदासीन वस्तुओं को परस्पर रगड़े जाने पर उनके नाभिकों के आकर्षण बल के प्रभाव में वस्तुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो जाता है। इनमें से जो वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागती है वो धनावेशित, और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है वो ऋणावेशित। रिपीट कर रहा हूं, दो उदासीन वस्तुओं को परस्पर रगड़े जाने पर उनके नाभिकों के आकर्षण बल के प्रभाव में वस्तुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो जाता है। इनमें जो वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागती है वो धनावेशित, और जो ग्रहण करती है वो कैसी हो जाती है, ऋणावेशित। इसको हम नाम देते हैं घर्षण विद्युत। क्योंकि मैंने आपसे, क्योंकि सबसे पहली बात कि भाई यहाँ पर घर्षण द्वारा हो रहा है, और मैंने कहा था जहां आवेश की बात आ जाए वहां विद्युत या विद्युत शब्द का उपयोग करते हैं, तो इसके लिए क्या नाम दे दिया जाता है, घर्षण विद्युत। अब इसका जैसे एग्जांपल हम कहते हैं कि भाई कांच की छड़ को आप रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ तो धनावेशित हो जाती है और रेशम का कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। तो ऐसे कई सारे इसके एग्जांपल्स हैं।
और भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन हम जो इसका बेसिक कंसेप्ट है वो हमने यहाँ पढ़ लिया घर्षण द्वारा आवेशन का, कि हम दो उदासीन वस्तुओं को रगड़ेंगे तो क्या होगा, उनके जो नाभिक के आकर्षण बल है उनके प्रभाव में वस्तुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो जाएगा। एक वस्तु इलेक्ट्रॉन त्याग देगी और दूसरी वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर देगी। इस प्रोसेस को हम लोग क्या नाम देंगे, घर्षण द्वारा आवेशन। विकल्प सभी की समझ में आ गया होगा।